साथ मैं अदिति त्यागी। देश हित यानी वो शो जिनमें वो खबरें जिनमें आपका हित और इस देश का हित। मैं हूं आपके साथ अमन। शुरुआत देश हित की 20 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार। अब तक 723 लोगों की मौत, करीब 4,814 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1752 मरीज, 37 लोगों की मौत। एक दिन में 489 संक्रमित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक। अब तक 6,430 कोरोना पॉजिटिव, 283 लोगों की मौत। कोरोना वायरस जांच पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, देश में 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। दुनिया के कई देशों से कम लोग मिले हैं संक्रमित। कोरोना काल में फिर आई असहिष्णुता गैंग की चिट्ठी। 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों की प्रधानमंत्री और सीएम को चिट्ठी। मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप। कोरोना को लेकर असद ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। कोरोना संक्रमण काल में डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने वाले को जेल के बाद मिली जमानत। कहा, धर्म कोई वजह नहीं, सफाई नहीं होने की वजह से किया इनकार। फरार मौलाना साहब ने दिल्ली पुलिस को दी क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी। कहा, मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, पुलिस ने मांगी रिपोर्ट। कोरोना संकट और लॉकडाउन की समीक्षा करने गई केंद्रीय टीम का पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप। गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान। अभी देश में नहीं हुआ है कोरोना के 3rd स्टेज का संक्रमण। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के बेहतर नतीजे। सीएम केजरीवाल ने कहा, 4 में से 2 मरीज की हालत हुई बेहतर। ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील की। सरपंचों से संवाद में पीएम मोदी ने की कोरोना से जंग में गांव की भूमिका की तारीफ। कहा, गांव ने दुनिया को दिया 2 गज दूरी का संदेश। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में लॉकडाउन का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन। दिल्ली के चांदनी चौक में उमड़ी खरीदारों की भीड़। ठाणे के मुंब्रा में भी रमजान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी बेअसर। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी योगी सरकार। 14 दिन क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों की वापसी की योजना पर तैयारी जारी। कोरोना काल में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों का घर वापसी के लिए हॉस्टल में अनशन। नीतीश सरकार से बिहार वापस बुलाने की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान अब तक मारे गए 18 आतंकवादी। साल 50 आतंकवादियों का काम तमाम। साधुओं की हत्या के 9 दिन बाद पालघर के गढ़चिंचली गांव में सीआरपीएफ की तैनाती। एनआईए जांच की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर। तो हिंदुस्तान, अंतरिक्ष हो या धरती, हर जगह अपनी लीडरशिप का नमूना, मिसाल पेश करते हुए अभी आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे उस खबर का जिसे आज जी न्यूज ने बहुत गंभीरता, बहुत संजीदगी के साथ उठाया। क्योंकि कोरोना काल में, संकट काल में बहुत कुछ बदल रहा है और इस खबर पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमन, देखिए, आपने कहावत एक सुना होगा कि करे कोई भरे कोई। जी हाँ, कोरोना काल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बताते हैं आपको कैसे। जी हाँ, जब से पूरे देश ने देखा है कि जमात के लोगों ने कोरोना फैलाने का काम किया है, तब से लोगों के मन में एक भय है, डर है, खौफ है। और ये डर सामने शक्ल में आ रहा है कि कुछ लोग एक खास मजहब से सामान खरीदने से डर रहे हैं। उसी से जुड़ी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने डिलीवरी बॉय से सामान लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम है। सामान लेने से इनकार करने वाले की गिरफ्तारी हुई, जमानत हुई। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चलो दिखा दो, इतना दिखाना। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। और अमन, अब अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं डिलीवरी बॉय जो कि ये वीडियो बना रहा था, बरकत उस्मान पटेल, वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैं डिलीवरी देने उनको पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी। और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर, आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। तो बोले नहीं जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। और जमात के किए की सजा इन लोगों को मिल रही है। वैसे जिस व्यक्ति पर सामान लेने से इनकार करने का आरोप लगा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जमानत हुई, गजानन चतुर्वेदी, उन्होंने क्या तर्क दिया, ध्यान से सुनिए। सामान लेके वो आया, हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए। तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी पे बैठा हुआ था झुक के, एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स नहीं थे। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय, खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहाँ तो इतना पॉजिटिव केस है।
ऑर्डर नहीं है निकलने का और तुम आ गए लेके, एक काम करो लेके जाओ, मैं सामान नहीं। तो ये तो रहे दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। जी न्यूज ने बहुत गंभीरता के साथ इसी खबर पर एक बहस की जिसमें डिलीवरी बॉय खुद भी मौजूद थे। टीवी शोज के वायरल सच में दिखाया गया कि वीडियो 4 महीने 6 महीने पुराने हैं, यानी कोरोना के एपिसोड से पहले के हैं, वरना प्लेट को चाटते हुए और बने हुए खाने में थूकते हुए वाले वीडियो थे। तो कहा गया इसका कोरोना से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यह नहीं कहा गया कि ऐसा होता नहीं। ठीक, यहां पे समस्या आई। यदि इसका खंडन हो जाता, समुचित मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, राम रहीम के डेरे के ऊपर तो 70 लोगों पर फायरिंग हो गई, वो उनकी मृत्यु हो गई, कोई आके हिंदू समाज से नहीं खड़ा हुआ। अरे इस देश में तो अविश्वास का माहौल ये था कि आजादी के बाद मुस्लिम समाज के लोग हिंदू नाम से फिल्मों में आते थे। दिलीप कुमार, अजीत, मधुबाला, मीना कुमारी, शायद उनके मन में यह शंका रही हो कि मुस्लिम नाम से इस देश में हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी कि नहीं, और हकीकत है कि आज पूरी खान इंडस्ट्री हो गई। पुलिस जांच करती, जांच के बाद एफआईआर करती। सीधा एफआईआर करने का क्या मतलब है? 2 व्यक्ति हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक की बात मानी जा रही है और एक की बात नहीं मानी जा रही? सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है कहीं न कहीं से राजनैतिक मुस्लिम तुष्टीकरण से आर्थिक तुष्टीकरण के रास्ते आप हिंदुओं पे जजिया लगा रहे हैं और चोर दरवाजे से आप इस्लामीकरण का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया है। आप याद करिए, जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका में एयरपोर्ट पे जिस किसी के नाम के साथ खान लगा हो या कोई भी मुसलमान वाला नाम हो या उसकी दाढ़ी हो, सबकी पूरी चेकिंग होती थी। आपातकाल में इन चीजों को नहीं देखा जाता। कल्पना करिए, वो आदमी अगर खुद ही मुसलमान होता तो और इससे खरीदने से मना करता तो क्या आप उस पर मुकदमा करते? मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक इस्लामी ब्रांड है हलाल, क्या वो नफरत के आधार पे हलाल ब्रांड नहीं बना है? क्या वो हलाल का कंसेप्ट क्या है? क्या कोई मुसलमान झटका मीट खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आपने ये क्या बोल दिया कि मुसलमान हो इसके लिए नहीं लूंगा, फिर बाद में आप बोलते हो कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। पहनावा, वो मैंने वीडियो पूरी सुनी है, उसके अंदर ऐसे कोई वर्ड नहीं है। अगर वो ऐसे वर्ड यूज कर रहा होता माहिदा में, तो ये आदमी खुद से अपनी वीडियो बनाता कि देखिए आप मुझ पे कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहने हुआ हूँ, ग्लव्स नहीं पहने हुआ हूँ। और वैसे तो मुजीबुर रहमान जी, अगर आप गाय को काटते हैं तो सारे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है, क्योंकि आपके धर्म में कोई विधान नहीं है कि गाय खाना चाहिए। आप सोचिए, मतलब कितनी गंभीर चीज है। हम जी न्यूज ये मानता है देश हित में कि आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन धार्मिक अधिकार भी है। जमात के किए की सजा इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए अविश्वास के इस वायरस पर जी न्यूज कुछ बहुत कड़े सवाल पूछने जा रहा है। सवाल नंबर 1, जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि जमात ने फैलाया अविश्वास का वायरस। सवाल ये भी उठता है, देखिए इस अविश्वास को, इस इनसिक्योरिटी को, इस खौफ और डर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्लिमों पर अविश्वास के लिए जमात जिम्मेदार है, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या जमात जिम्मेदार है? क्या मुसलमानों पर अविश्वास के लिए क्या जमात जिम्मेदार? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग की जगह, जैसे कि खबर इशारा कर रही है, संकेत दे रही है, मुस्लिम डिस्टेंसिंग क्यों हो गई? लोग डर क्यों गए? उनमें खौफ क्यों पैदा हो गया? और मजहब के नाम पर डिलीवरी बॉय से भेदभाव क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब धर्म देखकर डिलीवरी थोड़ी ना लेंगे। अब यहां पर आपको यह भी समझना है, जो सबसे अहम सवाल आपके स्क्रीन पर, जमात की करामात से जनता का भरोसा क्यों टूट गया? और संक्रमण के फिदाइन से आखिर कैसे बचें? ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल, क्योंकि डर तो है, लोगों के जहन में डर तो है, और डर इस तरह से निकलकर अविश्वास के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही अभी आगे बढ़ेंगे और आपको यह भी बता देते हैं कि असहिष्णुता गैंग एक बार फिर से जाग गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको एक खबर समझा देते हैं। अमन, एक बार फिर से बहुत लंबे अरसे बाद एक चिट्ठी आई है, क्या डिटेल्स हैं बताइए। देखिए, चिट्ठी लिखी गई है, डर सामने आ गया, कुछ लोग फिर से डर गए हैं। अब डर है कि देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। पूर्व IAS, IRS और IFS ने अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को यह चिट्ठी लिखी है। दरअसल पूर्व नौकरशाहों ने मुसलमानों के साथ भेदभाव के लिए मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव पर
राज्य सरकारें रोक लगाएं, ये पूर्व नौकरशाहों की इस चिट्ठी के माध्यम से मांग है, जिस चिट्ठी को उन्होंने पीएम को भी भेजा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात की घटना के बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया। इसके अलावा मीडिया ने जमात के कार्यक्रम को सांप्रदायिक रंग दे दिया है, कम्युनल एंगल दे दिया गया कोरोना को, जमात को, ये आपत्ति दर्ज कराई गई। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए झूठे वीडियो दिखाए गए हैं, ये आरोप है। और साथ ही मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए सरकारें जरूरी कदम उठाएं, ये मांग भी की गई है पूर्व नौकरशाहों द्वारा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो पता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस गलतफहमी में आप बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत के गांव भी शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। जी हाँ, आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सरपंचों से डायरेक्ट संवाद किया। पीएम मोदी ने अपने ग्राम संदेश में कहा कि 2 गज की दूरी रखकर देश के लोगों ने दुनिया को इस बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया। ये अच्छी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई, भारत के गांवों की अगुवाई। भारत के गांव दुनिया भर में बन गए मिसाल। चाहे ताली थाली बजाना हो, चाहे दिया जलाना हो, या फिर लॉकडाउन का पालन करना हो, जो अभाव में थे और जो गांव में थे, उन्होंने भी शिद्दत से अपनी भूमिका निभाई। मेरठ के घाट गांव की इन तस्वीरों को देखिए। गांव में आने जाने के रास्तों को बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों के लिए हाथ धोने का इंतजाम किया गया है और इस गांव में सैनिटाइजर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे हर 2 घंटे बाद आदमी चेंज होते रहते हैं, तो 2-2 घंटे ड्यूटी सबकी लगी है। अभी मैं बैठा हूँ, सुबह बैठ जाते हैं हम लोग, फिर ऐसे कर करके बारी बारी हम अपनी जिम्मेदारी को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। गांव में ग्रोसरी स्टोर और राशन की दुकानों पर 2-2 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। लोग संकल्प और संयम के साथ अपने घरों में हैं। गांव के युवा 2-2 घंटे की शिफ्ट में लाउड स्पीकर के जरिए लॉकडाउन के नियमों का ऐलान कर रहे हैं और सफाई कर्मी पूरे गांव में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। रेखा खींच रखी है मोदी जी के कहने पे और अपनी सरकार के उस पर भी हम इस सब पार नहीं कर सकते। नहीं, अपने बच्चे को भी और पड़ोसियों की भी हम हेल्प कर रहे हैं। लड़ेंगे एकजुट होकर, कोरोना को भगाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपने गांव को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर हम व्यक्ति छोटे छोटे स्तर पर सभी गांव वाले काम करेंगे तो तभी हम इस वायरस से लड़ने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंचों से बातचीत के दौरान लॉकडाउन धर्म निभाने में गांव के लोगों की तारीफ की। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। तो कैसे उत्साह और उमंग के साथ जिया जाता है, प्रधानमंत्री को कहते हुए आपने साफ सुना। ग्रामीण भारत ये सिखा रहा है हिंदुस्तान को। अभी आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का ब्लूप्रिंट बनाने का ऐलान किया। देखिए, सबसे पहले हरियाणा से मजदूर वापस लाए जाएंगे। ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है योगी की तरफ से, मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ की तरफ से। और हरियाणा में क्वारंटीन सेंटर में यूपी के 11,000 मजदूर हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे कोटा से यूपी सरकार ने बसें भेजकर छात्रों को वापस घर पहुंचाया था। अमन, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, कोशिश की जाए कि ये सेंटर उनके गांव के ही आसपास हो। तो अब अपने फंसे हुए मजदूरों को, अपने सूबे के फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में, क्वारंटीन का पूरे तरीके से प्लान भी कर लिया गया है, पूरी तैयारी में। और मजदूर को 1000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा अनाज की उपलब्धता होगी। मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया माइग्रेंट लेबर्स जो उनको अपने अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से अगर कोई है तो उनको वापस लाने के लिए। देश हित में अब चीन की साजिशों पर बड़े खुलासे का वक्त है और ये खुलासा किसी और ने नहीं, चीन के ही दोस्त माने जाने वाले रूस ने किया है। और वो कह रहा है कि
एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक कोरोना वायरस इंजीनियर्ड वायरस है। जी हाँ, वुहान लैब से ही किलर वायरस कोरोना वायरस निकला है। लैब से वुहान के वैज्ञानिक लैब के अंदर ही इस पर पागलपन भरे प्रयोग कर रहे थे। कोरोना वायरस चीनी वैज्ञानिकों के इसी पागलपन भरे प्रयोगों का नतीजा है। ये दावा दुनिया भर में चर्चित रूस के प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजिस्ट शुमाखोव ने किया है। उन्हीं का ये स्टेटमेंट आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चाइना को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करता है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला। जी हाँ, दुनिया के बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और उनकी तरफ से बड़ा दावा है, चीन की पोल खोलने वाला दावा, जो दावा वैसे पूरी दुनिया में कई वैज्ञानिक कर चुके हैं, कई एक्सपर्ट्स कर चुके हैं, अमेरिका कर चुका है। वो दावा कर रहे हैं कि तो लैब में तैयार किया गया है, मानव निर्मित है कोरोना। तो कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरीके के दावे, चीन बार बार स्टैंड बदलता रहा और इस पर चमगादड़ों से ये फैलता है। ये बात आई तो चमगादड़ों से जुड़ी नई जानकारी आपको देते हैं। देखिए, कोविड-19 के केस में कोरोना वायरस वुहान में हॉर्सशू चमगादड़ से निकला है। हॉर्सशू कोरोना वायरस जिस हॉर्सशू चमगादड़ से निकलकर फैलना शुरू हुआ था, अब उसकी 4 और प्रजातियां अफ्रीका में पाई गई हैं। 4 और। जी हाँ, शोधकर्ता ये कह रहे हैं, रिसर्चर्स ये कह रहे हैं, अफ्रीका से मिली हॉर्सशू चमगादड़ की इन सिस्टर प्रजातियों को लीफ नोज्ड चमगादड़ कहा जाता है और जेनेटिक एनालिसिस के जरिए इनकी शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है। ये सभी एक म्यूजियम में थे, लेकिन इन्हें अफ्रीका से लाया गया था। ये चमगादड़ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इनके चेहरे की स्किन कई फ्लैप में होती है, जिससे ये कीड़े पकड़ते हैं। इसकी मदद से चमगादड़ आवाज पहचानने के लिए रडार के तौर पर भी इस फ्लैप का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि चमगादड़ की नई प्रजातियों और उनमें पाए जाने वाले वायरस की मदद से आगे किसी आपदा से बचने में संभवतः मदद मिलेगी।